हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका हम लोग आज पढ़ेंगे 12th चैप्टर। तो जो 12th चैप्टर है उसको हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे वन शॉट में, मतलब वन लेक्चर में हम लोग पूरे पॉइंट्स को कवर करेंगे। कोई पॉइंट्स आपका नहीं छूटेगा और पूरा पॉइंट्स आपको समझ में भी आएगा। तो मेरा जो वन शॉट होता है वह होता है फुल शॉट, जहां पे सारे पॉइंट्स को जो भी एनसीईआरटी में दिया गया सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं और हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 12th जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी, मतलब जो नेचर है हमारे आसपास, जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी नेचर है वो कैसे एक साथ काम करता है, एक बैलेंस वे में कैसे काम करता है और किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड्स रहता है। ये सभी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम लोग पूरे अच्छे से समझेंगे कैसे नेचर का एक एक रिसोर्स जो है कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है और कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये सभी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इन मेनी इंडियन स्टेट्स सच एज ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम एंड छत्तीसगढ़, एलिफेंट्स ऑफन इंटर फार्म्स एंड विलेजेस। तो आजकल आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा वायरल होता है जब लोग ऑन रोड्स चलते हैं और उस रोड्स में जिसके आसपास फॉरेस्ट है, जंगल है, तो वहां पे क्या होता है, रोड्स पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं या क्रॉस कर रहे होते हैं और इससे उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है और हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोगों को डर लगा रहता है जो उनसे कोई हम लोगों को खतरा नहीं हो जाए और उनको ये दिक्कत होता है जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिस कारण वे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं या उनका डेथ भी हो जाता है ना। अब क्वेश्चन है इस सब का रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए पहले क्या था, हर जगह क्या था, जंगल था, अर्बनाइजेशन नहीं था, सारे लोग कहां पे थे, सारे लोग गांव में थे, अर्बनाइजेशन नहीं था, पॉपुलेशन कम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, डेवलपमेंट के नाम पे जंगल जो है डे बाय डे हम लोग कट करते गए, जिससे जंगल जो था, फॉरेस्ट जो था, श्रिंक होते गया। और जंगल किसका हैबिटेट है, जंगल में रहता कौन है, एनिमल्स रहते हैं। उनका घर हम लोग क्या किए, छीन लिए, जिसके वजह से उनका तो घर छीना ही गया। धीरे धीरे वहां का जो इकोसिस्टम था वो बिगड़ गया, पानी सूखने लगा, खाना उनको सही से नहीं मिला, जिस कारण वो खाने के तलाश में, पानी के तलाश में बाहर निकलने लगे। और इसी की वजह से वो कभी गांव में चले जाते हैं, कभी रोड्स पे चले जाते हैं और कभी ऐसे भीड़ वाले इलाका में चले जाते हैं जहां पे वो बहुत ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। ऐसे डे बाय डे हम लोग न्यूज में सुनते हैं। इसका रीजन आप समझ गए, तो रीजन क्लियर हो गया। श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, changes in rainfall and temperature, reduce vegetation and water, drying water holes force elephants to move in search of water and food. इसका इफेक्ट्स क्या है, elephants interferes to eat bananas, sugarcane and crops, leads to crop damage and human animal conflict, जिसकी वजह से क्या है या ह्यूमन और एनिमल के बीच में, हम लोगों और जानवरों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो जाता है, जिससे उनको भी नुकसान है और हम लोगों को भी नुकसान है। हम लोग से ज्यादा तो उनका नुकसान है, क्योंकि पूरा जो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, अर्बनाइजेशन के नाम पे जो हम लोग फॉरेस्ट को खत्म किए हैं, उसमें दोषी तो हम लोग हैं, क्योंकि वो जो था उनका घर था, शेल्टर था, वहां पे उनको फूड मिल रहा था, पानी मिल रहा था और रहने का हर एक चीज था, एक इकोसिस्टम था जिसमें सभी जानवर, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी प्लांट्स एक दूसरे पे क्या थे, डिपेंड थे। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या होता है। देखिए कॉरिडोर्स का मतलब याद रखिएगा, वह पाथ, वह रास्ता जो दो एरिया को कनेक्ट करता है। तो दो जगह को
जो रास्ता, जो पाथ कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कॉरिडोर्स। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का मतलब क्या है? दो फॉरेस्ट को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर्स है, एक तो नेचुरली होगा। अब मान लीजिए जंगल में बहुत सारे जानवर है, अब उनको पानी पीने जाना है, तो पानी पीने के लिए वो किसी न किसी रास्ते से जाएंगे। और निश्चित है, हर जानवर का अपना अपना रास्ता नहीं होता, एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसके सहारे अधिकतर जानवर जाते हैं पानी पीने के लिए। अब उनके द्वारा जो रास्ता बना है, जो पानी से कनेक्ट कर रहा है या किसी पहाड़ी से कनेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब मैन मेड भी कॉरिडोर्स को बनाना पड़ता है। जैसे कोई ट्रेन का ट्रैक हम लोग पास कर रहे हैं, किसी जंगल से होकर उसको क्रॉस करना है। अब जंगल के बीच से अगर ट्रेन जा रहा है, तो अब इस जंगल में एनिमल है, उधर भी एनिमल है, अब इधर से उधर जाएगा एनिमल, उधर से इधर आएगा, तो वो तो अब सेफ रहेगा नहीं, क्योंकि ट्रेन जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, रोड पास कर रहा है, उनसे उनका एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है ना। तो दोनों को हार्म होगा, ह्यूमन के भी और एनिमल को भी। तो वहां पे क्या करते हैं, जो जंगल के जो मान लीजिए अधिकारी होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उस रास्ते से नीचे से रास्ता निकाल देते हैं या ऊपर से रास्ता निकाल देते हैं। मतलब एक कॉरिडोर्स बना देते हैं जो दोनों जंगल को जोड़े, जिससे इधर का एनिमल या इधर का एनिमल आसानी से उधर से इधर या इधर से उधर सेफली पास कर सके। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो होगा नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है, it is a safe passage made for animals to move between different forests. Ecologists identify and mark elephant corridors which connect forest patches and allow animals to move safely without encountering villages. तो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो पता करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो एलिफेंट्स का या किसी एनिमल का कौन सा कॉरिडोर है और उस कॉरिडोर में कोई रुकावट है ना, तो उसको वो क्या करते हैं, ठीक करते हैं और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, ताकि एनिमल्स का जो पासिंग हो रहा है उस कॉरिडोर के द्वारा वो डिस्टर्ब नहीं हो और सेफली एनिमल वहां से यहां या यहां से वहां जा सके। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वह है हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग। हम लोग सराउंडिंग से कैसे जुड़े हुए हैं, सराउंडिंग में हम लोग एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है और कैसे एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे हैबिटेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां से एक एक टर्म को ध्यान दीजिए। कॉरिडोर क्लियर हो गया, अब हम लोग समझेंगे हैबिटेट क्या होता है। तो देखिए, हैबिटेट का मतलब याद रखिएगा नेचुरल होम, नेचुरल होम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल होम होता है, मतलब जहां पे वो रहता है, उस प्लेस को, उस एरिया को, उस जगह को हम लोग बोलेंगे हैबिटेट। अब वहां पे कहां पे रहेगा, कोई भी एनिमल वहीं पे रहता है जहां पे उसको आसपास फूड मिल जाए ना, रहने का ठिकाना मिल जाए और उसको पानी मिल जाए, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, तो जो एनिमल जिस जगह पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। वहां पे उसको सब चीज मिलेगा, खाना भी मिल जाएगा आसपास, ठीक है, वाटर भी मिल जाएगा, फूड भी मिल जाएगा और उसको शेल्टर भी मिल जाएगा। उस एरिया को, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। ए हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। वहां पे सारा चीज उसको मिल रहा है, जैसे पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, ट्री बार्क हो गया, ट्री बार्क में भी ऑर्गेनिज्म रहता है ना, माउंटेन हो गया, रॉक हो गया, ये सब जो प्लेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो हैबिटेट्स का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है नॉन बायोटिक, मतलब एबायोटिक। ठीक है, तो जो हैबिटेट है, हैबिटेट जो एरिया है, वहां पे दो तरह का आपको रिसोर्स दिखेगा, एक लिविंग रिसोर्स और एक दिखेगा आपको नॉन लिविंग रिसोर्स। तो जो लिविंग रिसोर्स है हैबिटेट में, उसको बायोटिक बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग रिसोर्स है हैबिटेट में, उसको हम लोग एबायोटिक बोलेंगे। जैसे उस हैबिटेट में जो एनिमल है लिविंग है,
जो प्लांट्स है लिविंग है, या कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लिविंग है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग रिसोर्स। उसके आसपास उस हैबिटेट में नॉन लिविंग भी रिसोर्स होगा, नॉन लिविंग भी थिंग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक। जैसे वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फूड हो गया, ये सब जो चीज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबायोटिक बोलेंगे। क्लियर है? तो क्लियर है, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। तो जो हैबिटेट बना उसमें दो कंपोनेंट है, एक हो गया आपका बायोटिक और एक हो गया आपका नॉन बायोटिक मतलब एबायोटिक। क्लियर है? समझ गए? तो हैबिटेट कब बनेगा, जब बायोटिक और एबायोटिक मिलेगा तब। मतलब सराउंडिंग में आप जहां रह रहे हैं वहां पे लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ठीक है? तो हैबिटेट में दोनों पार्ट्स होता है, बायोटिक भी होता है और एबायोटिक भी होता है। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो बायोटिक कंपोनेंट हो गया। वही जो नॉन लिविंग रिसोर्स होगा, नॉन लिविंग होगा ना, उसको एबायोटिक बोलेंगे। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, साइल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब किस में आएगा, एबायोटिक। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हैबिटेट बनाएंगे। क्लियर है? जैसे दो एग्जांपल ले लेते हैं हैबिटेट का। एक लेते हैं पॉन्ड, ये भी हैबिटेट है, यहां पे भी लिविंग रहते हैं। फॉरेस्ट, यहां पे भी लिविंग रहते हैं। पॉन्ड का हम लोग देख लेते हैं। पॉन्ड के आसपास क्या क्या लिविंग है, मतलब क्या क्या बायोटिक है। फिश है वहां पे, बायोटिक। फ्रॉग रहता है पॉन्ड में, बायोटिक। एल्गी रहता है, इंसेक्ट रहता है, बहुत सारा प्लांट्स रहता है, ये सब क्या हो जाएगा आपका, बायोटिक हो जाएगा। ठीक है? ये बायोटिक का बात करेंगे पॉन्ड में। पॉन्ड क्या है भैया, पॉन्ड क्या है भैया, हैबिटेट है, तो लिविंग भी होगा, नॉन लिविंग भी होगा, मतलब बायोटिक भी होगा और एबायोटिक भी होगा। तो बायोटिक में ये आ गया। अब एबायोटिक में देखते हैं नॉन लिविंग उसमें कौन कौन है। तो पॉन्ड में वाटर है, दैट मीन्स एबायोटिक, नॉन लिविंग है। सनलाइट नॉन लिविंग है, एबायोटिक। टेम्परेचर नॉन लिविंग है, एबायोटिक। तो किसी भी हैबिटेट में अगर आप देखिएगा तो केवल बायोटिक नहीं होगा या केवल एबायोटिक नहीं होगा, दोनों होगा, बायोटिक भी होगा और एबायोटिक भी होगा। वही फॉरेस्ट में बात करेंगे भैया, बायोटिक कंपोनेंट देखेंगे फॉरेस्ट में तो ट्रीज है, बर्ड्स है, स्नेक्स है, बहुत सारा एनिमल है, इंसेक्ट है, ये सब क्या आ गया, लिविंग हो गया, दैट मींस बायोटिक पार्ट्स हो गया। वही एबायोटिक की बात करेंगे तो जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वहां पे साइल भी है, एयर भी है, सनलाइट भी है, हो सकता है रॉक्स भी हो, तो ये सब किस में आ जाएगा, एबायोटिक में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एनिमल होता या प्लांट्स होता, उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। उसका एक हैबिटेट चाहिए जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाएगा। उसको वो कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे फिश है, फिश को अगर पानी ही नहीं मिले सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सही इन्वायरमेंट चाहिए तो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको सर्वाइव करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन उसको चाहिए। अगला है, इवन इन द सेम हैबिटेट, एक ही हैबिटेट हो, डिफरेंट स्पेसीज यूजेज रिसोर्स इन डिफरेंट वेज। एक ही हैबिटेट हो, पॉन्ड्स का ही अगर हम बात कर ले, उसमें जो भी स्पेसीज होगा सब अपने अपने हिसाब से रिसोर्स का यूज कर रहा हो। क्या सेम ही रिसोर्स का यूज करता है? नहीं। जो फिश है उसका फूड अलग है, उसका रहने का तरीका अलग है। उसी तरह अगर फ्रॉग का बात करेंगे, उसका रहने का तरीका अलग है। तो एक ही अगर हैबिटेट में बहुत सारे स्पेसीज हैं तो उनका रिसोर्स का यूज करने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म जो रिसोर्स का यूज करे उसी हैबिटेट में दूसरा वो नहीं करे तो दूसरा चीज का यूज कर सकता है। अगला है, स्नेक्स में भी एक्टिव एट नाइट। देखिए स्नेक्स का बात करेंगे भैया तो ये रात में जो होता है, नाइट में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जबकि रोडेंट्स जो होते हैं ये दिन में एक्टिव होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस हो गया ना, जो स्नेक है रात में एक्टिव है, जबकि जो रोडेंट्स होते हैं वो किस में एक्टिव होते हैं, दिन में एक्टिव होते हैं, डे में एक्टिव होते हैं।
तो मेरे घर का जो भी बच्चा सब है हमसे दुश्मनी निकालता है रात में। कई दिन भर उस सबको हम कान अटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदमाशी के बहाने उस सबको पीटते हैं, ठोकते हैं। रात में आता है उस सबका बारी, थोड़ा सा कोनो टोन देगा, वॉल्यूम एकदम तेज कर देता है। सब जानबूझ के करता है, सब पीटे हैं ही, रात में इनको डिस्टर्ब करना है, फिर कल पीटेंगे। फिर देखिएगा जब दिन भर ऐसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, चिल्ला चिल्लाहट नहीं होगा, चिल्लाएगा भी रोएगा भी धीरे धीरे। जैसे ही मेरा क्लास स्टार्ट होगा, जैसे ही रोएगा भी ना, तेज आवाज में एकदम पूरा मोहल्ला गिनगिना देगा। वही सब साउंड इसमें आ जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या पॉपुलेशन क्या होता है। तो देखिए, तो किसी हैबिटेट में एक ही तरह का अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड। एक ही तरह का, सेम काइंड का अगर ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में है तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए, एक रेबिट है, अकेला है तो इंडिविजुअल है, बहुत सारा ऑर्बिट आ गया, बहुत सारा रैबिट आ गया एक जगह पे, एक हैबिटेट पे, तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। क्लियर है? अकेला है हम तो इंडिविजुअल, मेरे जैसा और भी लोग एक जगह रहेंगे तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन समझ गए? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन ए हैबिटेट। किसी हैबिटेट में एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म अगर रहते हैं ग्रुप में तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अगला है कम्युनिटी। ऑल डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन ए हैबिटेट। लेकिन अगर एक हैबिटेट में डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलेंगे? समाज। तो समाज में एक ही तरह का लोग रहता है नहीं, बहुत सारा फैमिली रहता है, बहुत सारा परिवार रहता है। तो समझ लीजिए हम होंगे, जैसे सिंपल समझ लीजिए, हम होगा इंडिविजुअल, अकेला होंगे तो इंडिविजुअल, फैमिली होगा तो पॉपुलेशन, और बहुत सारा फैमिली होगा तो कम्युनिटी। उसी तरह ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग बोल सकते हैं, अकेला होगा तो इंडिविजुअल बोलेंगे, एक ही तरह का ग्रुप होगा इंडिविजुअल का तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप्स का पॉपुलेशन होगा। रेबिट्स का भी पॉपुलेशन है, डॉग्स का भी पॉपुलेशन है, फिश का भी पॉपुलेशन है, काऊ का भी पॉपुलेशन है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के अगर पॉपुलेशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। और बहुत तरह का कम्युनिटी है, डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी किसी जगह पे है तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। तो स्टार्ट कहां से हुआ? इंडिविजुअल से, क्या बना? पॉपुलेशन, क्या बना? कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर क्या बनाया? इकोसिस्टम। इंडिविजुअल मिलकर बनाया पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन मिलकर बनाया कम्युनिटी, और डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिटी मिलकर क्या बनाया? इकोसिस्टम। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे, डच एवरी ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी मैटर। अब कम्युनिटी में कोई भी अगर मेंबर है, क्या वो मैटर करता है? यस। तो कम्युनिटी का हर एक मेंबर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड्स रहते हैं, और अगर एक दूसरे पे डिपेंड्स नहीं होंगे तो उनका लाइफ जो होगा मुश्किल हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे तो यहाँ पे 2 पॉन्ड का एग्जांपल है। पॉन्ड ए विथ फिश, एक ऐसा पॉन्ड है ए जिसमें फिश है, वहां पे देखा गया मोर फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड इट, मतलब वहां पे जो प्लांट्स है उसमें काफी फूल है, फ्लावर है। दूसरा एक पॉन्ड भी है जहां पे फिश नहीं है, और वहां पे ऑब्जर्व किया गया, देखा गया फीवर फ्लोइंग प्लांट्स, वहां पे जो प्लांट्स है उनमें फ्लावर कम है। तो 2 तरह का पॉन्ड्स यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पॉन्ड्स में फिश है और एक पॉन्ड्स में फिश नहीं है। जिस पॉन्ड्स में फिश है वहां पे जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर ज्यादा है, एक दूसरे और ऐसा पॉन्ड जहां पे फिश नहीं है वहां पे जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, चलिए इसका रीजन देख लीजिए। फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लेर्वा, फीवर ड्रैगन फ्लाई। तो देखिए, लेर्वे का मतलब होता है जो भी मॉस्किटो होता है या हाउस फ्लाई होता है या जो भी कीट होता है उसका जो छोटा छोटा बेबी होता है, बर्थ के बाद जो बेबी होता है छोटा, उसी को लेर्वा बोलते हैं।
इसी को कैटरपिलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो फिश का जो फूड है, फिश जो खाता है, ड्रैगन फ्लाई जो होता है, ड्रैगन फ्लाई समझते हैं, यही कीट जो है ड्रैगन फ्लाई, जिसको हम लोग घर और में आ जाता है तो उसको पकड़ते हैं ना, और गर्मी के दिन में अगर गमौरी सब निकलता है तो उसको कटवा के उसको ठीक करते हैं, ऐसा लगता है जो उसको काटेगा तो ठीक कर देगा। ठीक है, तो वही जो कीट है आपका, उसी को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई का जो छोटा छोटा बेबी होता है, लेर्वे जो होता है, उसको कौन खाता है? फिश खाता है। तो फिश जो है ड्रैगन फ्लाई का जो छोटा बेबी है उसको खाएगा, जिसके वजह से नया जो ड्रैगन फ्लाई है वो नहीं बन पाएगा, ड्रैगन फ्लाई का जो पॉपुलेशन है कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, बीज और बटरफ्लाई जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई जो है, याद रखिएगा, वो किसको खाता है? हनी बी को खाएगा, बटरफ्लाइज को खाता है कौन? ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई ही कम हो जाएगा तो बीज को और बटरफ्लाइज को खाने वाला तो कोई है नहीं, तो बीज और बटरफ्लाई का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से प्लांट्स का जो फ्लावर है उसका ग्रोथ हो पाएगा। क्यों? तो आपको मालूम होना चाहिए, एक प्लांट्स का जो फ्लावर होता है उसमें से पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर में पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? बीज करता है और बटरफ्लाई करता है। तो बीज और बटरफ्लाई का अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो जो पोलिनेशन है, मतलब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में चला गया, जिससे फ्लावर के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाता है और फ्लावर का ग्रोथ हो जाता है। फ्लावर के ग्रोथ के लिए क्या इंपोर्टेंट है? इस फ्लावर का पोलन ग्रेन उस फ्लावर में चला जाए, उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, उठाने वाला चाहिए, ढोने वाला चाहिए। तो वो कौन काम करता है? बीज और बटरफ्लाई, याद रखिएगा। तो इंटरकनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो जहां पे याद रखिएगा फिश अधिक था, वहां पे क्या हुआ, वो सारा फिश जो है ड्रैगन फ्लाई का जो लेर्वे है उसको क्या करेगा? वो खाएगा। तो ड्रैगन फ्लाई का जो पॉपुलेशन है कम हो जाएगा। इसके पॉपुलेशन से कमी आने के कारण जो बीज है और जो बटरफ्लाई है उसका संख्या, उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई का फूड ही है बीज और बटरफ्लाई। तो नहीं खा पाएगा क्योंकि उसका संख्या कम हो गया ड्रैगन फ्लाई का। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई का जो बच्चा था, बेबी था, उसको कौन खा गया? फिश खा गया। तो फिश खा गया ड्रैगन फ्लाई को, ड्रैगन फ्लाई का पॉपुलेशन कम हो गया, जिसकी वजह से बीज और बटरफ्लाई का संख्या जो है पॉपुलेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया बीज और बटरफ्लाई के द्वारा, जिसके कारण दोनों फूल के बीच में रिप्रोडक्शन हो गया, जिसकी वजह से फ्लावर जनरेट हो गए। ठीक है, तो मोर पोलिनेटर्स मोर फ्लावर्स एंड सीड्स, जितना पोलिनेटर्स अधिक होगा उतना ये फ्लावरिंग होगा और क्या होगा? सीड का जनरेशन होगा। ठीक है, तो सभी देख लिए किस तरह डिपेंडेंसी है। वही अगर फिश नहीं रहेगा, तो जब फिश नहीं रहेगा तो फिर जो ड्रैगन फ्लाई है उसका जो बेबीज है उसको खाने वाला कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से ड्रैगन फ्लाई का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो यह खाएगा किसको? बीज और बटरफ्लाई को खाएगा, उसका संख्या कम हो जाएगा। तो पोलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट है उसका संख्या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पोलिनेशन कम होगा, जिसके कारण जो प्लांट्स है उसमें फ्लावरिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, फिश हैव एन इनडायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सीड प्रोडक्शन। सीड के प्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो फिश का भी रोल है। फिश अगर ड्रैगन फ्लाई को नहीं खाएगा तो सीड का प्रोडक्शन कम होगा, मतलब फ्लावर का प्रोडक्शन कम होगा। तो सीड भी इनडायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा है? सीड के प्रोडक्शन को। शोज हाउ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट। तो यह शो करता है कि बायोटिक और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है। इसीलिए ओवर फिशिंग बाय ह्यूमंस कैन डिस्टर्ब दिस नेचुरल बैलेंस। इसीलिए अगर हम जरूरत से ज्यादा ओवर फिशिंग करेंगे तो होगा क्या? यह जो बैलेंस है, यह जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा, जिसके वजह से फ्लावरिंग कम होगा, जिसके वजह से सीड का प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिगर है, यहाँ पे फिश है, ठीक है, और यहाँ पे फिश नहीं है, याद रखिएगा। जहां पे फिश है वहां पे क्या है भैया? बीज होगा। तो जहां पे फिश है वहां पे क्या होगा? बीज होगा, बटरफ्लाई होगा, और बटरफ्लाई होगा तो ये दोनों किस में रोल अदा करेंगे?
पोलेन ग्रेन को ढोने में, पोलेन ग्रेन को कैरी करने में, इसको कैरी करेंगे तो प्लांट्स में फ्लावरिंग होगा। यहाँ पे फिश जो है वो ड्रैगन फ्लाई को नहीं खा पा रहा है, उसका जो किड्स है, उसका जो बेबी है उसको नहीं खा पा रहा है, जिसकी वजह से जो ड्रैगन फ्लाई है उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और वो बटरफ्लाई और बीज को खाएंगे, इनका संख्या कम हो जाएगा, जिसके कारण प्लांट्स का पोलिनेशन नहीं होगा और फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा। अब अगला हम लोग पॉइंट्स बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। इंटरेक्शन का मतलब हो गया जुड़ाव, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे बायोटिक कैसे इंटरेक्ट है एबायोटिक से, बायोटिक कैसे इंटरेक्ट है बायोटिक से, और एबायोटिक कैसे इंटरेक्ट है एबायोटिक से। मतलब लिविंग कैसे इंटरेक्ट है लिविंग से, लिविंग कैसे इंटरेक्ट है नॉन लिविंग से, और नॉन लिविंग कैसे इंटरेक्ट है नॉन लिविंग से। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, ये वर्ड भी जान लीजिए। हैबिटेट जान गए, ऐसा प्लेस, ऐसा जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को हैबिटेट बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वह जगह होता है, वह प्लेस होता है जहां पर बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है, मतलब लिविंग रिसोर्स भी है और नॉन लिविंग रिसोर्स है। तो ऐसा जगह जहां पे लिविंग रिसोर्स भी है, नॉन लिविंग रिसोर्स भी है, बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है, सभी एक साथ रह रहे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं, तो उस जगह को, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग components interact with each other in many ways. This interaction help living organisms survive, grow and reproduce. तो जो लिविंग है और नॉन लिविंग है एक दूसरे से बहुत तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, और ये इंटरेक्शन उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है, उनके ग्रोथ में हेल्प करता है, और उनका अगला जनरेशन तैयार करने में भी ये सारा रिसर्च है लिविंग और नॉन लिविंग, ये सभी यूज आता है। तो कैसे यूज आता है चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग इंटरेक्शन देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक, मतलब बायोटिक कैसे डिपेंड है एबायोटिक पे, लिविंग कैसे डिपेंड है नॉन लिविंग पे, उसका एग्जांपल देखिए। जैसे लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग, कैसे डिपेंड है उसको देख लीजिए। प्लांट्स, प्लांट्स क्या हो गया आपका बायोटिक हो गया, लिविंग हो गया। ये नॉन लिविंग पे कैसे डिपेंड करेगा, अब प्लांट जो है सनलाइट पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करेगा, क्यों? फूड को बनाने के लिए। तो प्लांट्स का डिपेंडेंसी किस पे है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड पे, सनलाइट पे है, वाटर पे है। अब ये सारा चीज क्या हो गया आपका एबायोटिक हो गया, मतलब नॉन लिविंग हो गया। तो यहाँ पे बायोटिक डिपेंड्स है किस पे? एबायोटिक पे। अगला एग्जांपल है फिश, फिश क्या है भैया? बायोटिक है ना, ले एग्स इन वाटर। अब यह जो है अंडा देगा, एग्स देगा कहां पर? पानी में देगा, या उसका जो फूड मिलेगा पानी में मिलेगा। तो फिश किस पे डिपेंड है? वाटर पे। वाटर हो गया एबायोटिक और फिश हो गया बायोटिक, मतलब लिविंग डिपेंड है नॉन लिविंग पे। अगला अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म जो है लिविंग है, बायोटिक है, और ये डिपेंड्स करता है किस पे? मॉइस्ट सॉइल, ऐसा सॉइल जो मॉइस्ट हो। तो मॉइस्ट सॉइल क्या हो गया आपका? एबायोटिक, नॉन लिविंग, और उस पर डिपेंड कौन कर रहा है? अर्थ जो कि बायोटिक है। तो यहाँ पे तीनों रिलेशन, तीनों एग्जांपल आपको रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में। बायोटिक और एबायोटिक कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब अगला देखेंगे एबायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन, मतलब नॉन लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है क्या, चलिए देख लेते हैं। सनलाइट क्या है भैया? एबायोटिक है। सनलाइट आता है तो इंक्रीज करता है टेम्परेचर ना, तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जो पानी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सनलाइट। तो सनलाइट क्या है? नॉन लिविंग है। वाटर क्या है? नॉन लिविंग है। टेम्परेचर क्या है? नॉन लिविंग है। तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड किया कि नहीं किया? सनलाइट आएगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वाटर हॉट हो जाएगा, इन्वायरमेंट हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डिपेंडेंसी हम लोग क्या देखे? एबायोटिक का डिपेंडेंसी एबायोटिक पे। उसी तरह विंड या एयर का बात करेंगे, एबायोटिक है, नॉन लिविंग है।
यह क्या करता है, जो वाटर होता है ना रिवर में या पॉन्ड्स में या सी में, उसमें क्या करता है, वेव क्रिएट करता है। उसी वेव के द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह जो वेव बनता है, स्ट्रीम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर और विंड जो है एबायोटिक है, और जो वेव क्रिएट कर रहा है एयर और विंड, वो भी क्या एबायोटिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं डिपेंडेंसी एबायोटिक का किस पर, एबायोटिक पर, मतलब नॉन लिविंग का डिपेंडेंसी नॉन लिविंग पे। तो ऊपर देखे हम लोग लिविंग का डिपेंडेंसी नॉन लिविंग पे, यहाँ पे हम लोग देखें नॉन लिविंग का डिपेंडेंसी किस पे, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक और लिविंग मतलब बायोटिक। अगला हम लोग देखेंगे बायोटिक का डिपेंडेंसी बायोटिक पे, मतलब लिविंग कैसे लिविंग पे डिपेंड करता है, वो तो करता ही है सबसे ज्यादा, तो यही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्रॉग का बात करेंगे भैया, लिविंग है, बायोटिक है, और इसका जो फूड है वो क्या है, इंसेक्ट है, और इंसेक्ट भी क्या है, बायोटिक। तो यहाँ पे एक लिविंग डिपेंड्स है दूसरे लिविंग पे, दैट मीन्स बायोटिक डिपेंड्स कर रहा है दूसरे बायोटिक्स पे। उसी तरह स्नेक का बात करेंगे, ये भी बायोटिक है, और ये डिपेंड कर रहा है फ्रॉग पे जो बायोटिक है। फ्रॉग्स एंड फिश बात करेंगे, दोनों बायोटिक हो गया, और दोनों जो है, दोनों का जो फूड है आपका क्या हो गया, इंसेक्ट लेर्वा हो गया। ठीक है, जो कि क्या होता है, बायोटिक होता है। तो इन सब एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे भैया, बायोटिक जो है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे बायोटिक पे, दैट मीन्स जो लिविंग है वो दूसरे लिविंग पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे हम लोग समझ लिए, एक लिविंग डिपेंड है नॉन लिविंग पे, एक नॉन लिविंग डिपेंड है दूसरे नॉन लिविंग पे, और एक लिविंग डिपेंड है दूसरे लिविंग पे। अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम कैसे बनता है, जो ऊपर आपको समझा है। इकोसिस्टम, इट इज ए प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग लिव टुगेदर एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो वह जगह जहां पे लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, वह जगह जहां पे लिविंग भी रह रहा है, नॉन लिविंग भी रह रहा है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स भी है और एबायोटिक भी कंपोनेंट्स एक साथ रह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि बिना इनके इंटरेक्शन का लाइफ संभव नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब जो इकोसिस्टम हम लोग देख रहे हैं सराउंडिंग में, वो दो तरह का है। एक हो गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जो जल वाला, पानी वाला जो आपका रिसोर्स है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, सी हो गया, ये सब जो रिसोर्स आप देख रहे हैं ना, ये जो इकोसिस्टम आप देख रहे हैं वो क्या हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम। और दूसरा आपका क्या है, ट्रेसियल इकोसिस्टम ना, जो जमीन पर है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फार्म्स हो गया, बिग ट्रीज हो गया, ये सब क्या होगा आपका, ये सब ट्रेसियल इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम समझ गए, वह प्लेस जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग रहते हैं साथ साथ, और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम, उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आप ध्यान से देखिएगा तो दो पार्ट्स हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है और ट्रेसियल इकोसिस्टम भी है। तो जो वाटर वाला जो बॉडीज है, लाइक पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, सी हो गया, ये सब जो है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। बाकी जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रीज है, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब हो गया आपका ट्रेसियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे भी वही आपको डिपेंडेंसी देख सकते हैं, प्लांट्स डिपेंड कर रहा है ऑक्सीजन पे, प्लांट्स हो गया बायोटिक, ऑक्सीजन हो गया एबायोटिक। रूट जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, रूट्स हो गया बायोटिक और सॉइल क्या हो गया एबायोटिक। प्लांट्स हो गया बायोटिक और ये क्या करता है, मॉइस्चर और टेम्परेचर को मेंटेन करता है एनवायरमेंट में, तो ये हो गया एबायोटिक और ये क्या हो गया बायोटिक। यहाँ पे देख लीजिए, सॉइल क्या हो गया आपका एबायोटिक और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाटर हो गया आपका एबायोटिक और ये क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हो गया आपका एबायोटिक और ये हो गया आपका बायोटिक। सनलाइट एबायोटिक और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है प्लांट्स में। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बायोटिक और यहाँ पे क्या हो गया, एबायोटिक। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए बायोटिक और एबायोटिक हो, सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एबायोटिक बायोटिक से डिपेंड, एबायोटिक
इंटरेक्ट होता है बायोटिक से, ए बायोटिक डिपेंड्स होता है ए बायोटिक से, और बायोटिक डिपेंड्स होता है बायोटिक से। सिंपल में लिविंग का रिलेशन लिविंग से भी है और लिविंग का रिलेशन नॉन लिविंग से भी है, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगला पॉइंट है फूड रिलेशनशिप, मतलब हु ईट्स होम। तो ये जो इंटरेक्शन हम लोग देखें, अब हम लोग बात करेंगे फूड का इंटरेक्शन कैसे है, कौन किसको खाता है। ठीक है, फीडिंग रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। खाना जो है भैया, हर एक ऑर्गेनिज्म खाने के लिए, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। अब प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे डिपेंड्स रहते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड्स हो तब, या दूसरे एनिमल ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड्स हो तब। दिस फीडिंग लिंक्स फ्रॉम कनेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, और यही जो फीडिंग है वही सभी बायोटिक और एबायोटिक को क्या करता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे प्लांट जो है वो एबायोटिक का यूज करके खाना बना रहा है। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया गया जिसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोड्यूसर, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर बोलेंगे। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, प्लांट्स में भी कौन, ग्रीन प्लांट्स। कैस्क्यूटा हो गया, वो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता है ना। जो फंगी हो गया, जैसे मशरूम हो गया, वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो ऑटोट्रॉप्स है उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपको खाना दे रहे हैं, खाते नहीं है, खाना आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो चीज हम लोग खा रहे हैं प्लांट्स को, वो प्लांट्स आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। और हेट्रोट्रॉप्स को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। तो जो याद रखिएगा, जो प्रोड्यूसर को खा रहा है, मतलब जो ऑटोट्रॉप्स को खा रहा है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर बहुत कॉमन वर्ड है, कंज्यूमर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट्स। प्रोड्यूसर में क्या याद रखिएगा, प्लांट्स। जो उसको खा रहा है, कौन खा रहा है भैया, एनिमल्स खा रहा है, ह्यूमंस खा रहा है। तो एनिमल्स और ह्यूमंस को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप जो है प्रोड्यूसर कहलाएगा, जो उसको खा रहा है उसको कंज्यूमर बोलेंगे, लाइक्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर याद रखिएगा। प्रोड्यूसर प्लांट्स, और जो उसको खा रहा है, जो एनिमल है, ह्यूमंस है, उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। अगला 3 पार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है हर्बीवोर्स, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो घास खाते हैं, पत्ता खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उसको हर्बीवोर्स बोलेंगे। और जो मीट खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कार्निवोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट्स खाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, हर्बीवोर्स बोलेंगे ना। जैसे डियर हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया। जो मीट खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, जिसका भी खाए, ठीक है दूसरे का मीट खा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे। जैसे लियोपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लाइन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल आप जानते होंगे। तो ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली एनिमल्स, जो एनिमल्स खाएगा उसको कार्निवोर्स, जो प्लांट्स खाएगा हर्बीवोर्स, और जो दोनों को खाएगा ना हम लोग जैसा, उसको क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, उसको हम लोग ओमनिवोर्स बोलेंगे। इसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वहारी ना। हम भोज में जाते हैं ना, ठीक है, तो दोनों पर ध्यान रखते हैं, दोनों जगह अच्छा अच्छा बना रहता है। कहीं कि मांसाहारी में जाइएगा कार्निवोर्स वाला एरिया में, तो वहां पे सिर्फ चिकन मटन बस 2-3 आइटम रहता है। और शाकाहारी में जाइएगा हर्बीवोर्स वाला एरिया में, तो वहां पे बहुत तरह का डिफरेंट टाइप्स का बना रहता है। और हम दोनों पर टारगेट किए रहते हैं, इधर से जाते हैं, पहले कार्निवोर्स वाला सेवा ले लेते हैं, फिर उधर आते हैं तो सब गुस्सा हो जाता है कि भैया ये शाकाहारी है, इधर तू कहाँ से आ गया। तो हम दूर से बोलते हैं, क्या उधर सट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, दूर से ही बोलते हैं भाई थोड़ा सा रख दे, ये सब थोड़ा सा जो सब्जी है उसको रख दे, रख देते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से दोनों मिल जाता है हमको
ना, तो उसके बाद ध्यान रखते हैं, उसके बाद एक दो बार टोक देता है लोग, क्योंकि जो मांस होता है ना वो शाकाहारी लोग के पास ठीक नहीं रहता है, तो हम समझ गए बात को। अब पहले क्या करते हैं, शाकाहारी वाला के पास चले जाते हैं, शाकाहारी वाला में पहले मटेरियल ले लेते हैं, उसके बाद मांसाहारी के पास जाते हैं, तो उसको कोनो ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को ध्यान रखा जाता है, क्या क्या जरूरत है किसी को डिस्टर्ब करने का। तो ओमनिवर्स समझ गए, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक है। जैसे क्रो हो गया, फॉक्स हो गया, माउस हो गया, और कौन कौन, जो तिलचट्टा होता है वो भी दोनों खाता है। कभी कभी दोस्त के साथ अगर भोज वोज में जाते हैं डर लगता है, साला जाते हैं बोल देता है शाकाहारी है, और शाकाहारी में भी उस सब्जी के पास नहीं ले जाता है, दही और चूड़ा मंगवा लेता है, और हमको भी बोलता है ये भी दही चूड़ा खाएंगे, 2 प्लेट आ जाता है। अब वहां पे सब लोग के सामने क्या बोले, मजबूरी में खाना पड़ता है। तो भोज में एकदम हम कोशिश करते हैं अकेले जाए, दोस्त के साथ जाएंगे तो पक्का है जो वो कुछ ना कुछ उटपटांग करेगा, और करता है एकदम। अगर मांसाहारी वाला एरिया में है, देख लिया, बोलेगा अच्छा हमेशा शाकाहारी आज मांसाहारी, कुछ ना कुछ कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, फूड चेन क्या होता है। ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है फूड चेन क्या है, और जो फूड वेब है, फूड चेन और एक फूड वेब, इसमें फर्क ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सही से नहीं समझ पाते फूड चेन क्या होता है। तो देखिए, A food chain is a linear sequence that shows who eats whom. एक ऐसा चेन होता है, फूड चेन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो बताता है कौन किसको खाता है। जैसे यह जो ग्रास है इसको कौन खाता है, ये रेबिट खा रहा है, हेयर खा रहा है, और इसको कौन खा रहा है, ये लियोपार्ड खा रहा है। तो इस चेन को हम लोग बोलेंगे फूड चेन। फूड चेन मतलब सिंपल, कौन किसको खाता है। तो कौन किसको खाता है, इस सीक्वेंस को, इस चेन को हम लोग बोलेंगे फूड चेन। इसमें क्या होता है, एक लिविंग से दूसरे लिविंग में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इस प्लांट्स का एनर्जी चला गया इस रेबिट में, इस हेयर में, और इसका एनर्जी चला गया इसमें। टोटल एनर्जी नहीं जाता है, इसमें जितना एनर्जी था उसका कुछ पार्ट इसमें चला गया और इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। यहां पे भी आप फूड चेन देख सकते हैं, ये दूसरा फूड चेन हो गया। यहाँ पे जो है ग्रास को कौन खा रहा है भैया, ये जो कीट है वो खा रहा है ना, ये ग्रासी एरिया में ज्यादा होता है। इसको खा रहा है ये फ्रॉग, मेढक खा रहा है, फिर मेढक को स्नेक खा रहा है, और इस स्नेक को ईगल खा रहा है ना। तो ये जो है आपका, ये भी क्या हो गया, फूड चेन हो गया। अलग अलग टाइप का फूड चेन होता है। अब जरूरी नहीं जो हर का खाना अलग अलग हो, एक ही खाना को अलग अलग ऑर्गेनिज्म खाता है। जैसे इस ग्रास को रेबिट भी खा रहा है, बफेलो भी खा रहा है, काऊ भी खा रहा है, गोट भी खा रहा है, और इसको ये कीट भी खा रहा है। तो यहां पे पता चलता है हाउ एनर्जी पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये कौन बताता है, फूड चेन बताता है। तो वह चेन, वह सीक्वेंस जो बताता है कौन किसको खाता है, उस चेन को, उस सीक्वेंस को फूड चेन बोलेंगे। क्लियर है। अब कुछ फीचर्स इसका जान लीजिए। ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर। तो फूड चेन कहां से स्टार्ट होगा, प्रोड्यूसर से, प्लांट से ही स्टार्ट होगा। यहां पे भी प्लांट्स, यहां पे भी प्लांट्स, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट्स, ये भी हो गया आपका प्लांट। तो फूड चेन का जो स्टार्टिंग है, शुरुआत वाला जो चीज है वो क्या है आपका, प्लांट्स है, याद रखिएगा, मतलब प्रोड्यूसर है, ठीक है। शोज फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन। अब यहां से जो एनर्जी फ्लो कर रहा है वो कैसे जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। ग्रास से एनर्जी किस में गया, इस रेबिट में, इस हेयर में गया। इससे एनर्जी किस में गया, इस लियोपार्ड में गया। क्या वापस एनर्जी आ रहा है, नहीं। तो यह जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो वन डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे एग्जांपल आपको बता दिए, ग्रास जो है, ग्रास का एनर्जी गया रेबिट में, रेबिट का एनर्जी गया फॉक्स में, फॉक्स का एनर्जी गया किसमें, हॉक में। उसी तरह ग्रास का एनर्जी गया ग्रास होपर में, ग्रास होपर का एनर्जी गया फ्रॉग में, फ्रॉग का स्नेक में, और स्नेक का ईगल में चला गया, ठीक है। तो यह जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन ए सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड फूड चेन। अब हम लोग बात करेंगे फूड वेब क्या होता है। देखिए, फूड चेन में सीधा गया, एक से दूसरा, दूसरा से
तीसरा, तीसरा से चौथा। फूड वेब क्या होता है, यह नेटवर्क की तरह होता है, नेट की तरह पूरा है। मतलब एक को ये भी खा रहा है तो उसी को दूसरा भी खा रहा है, उसको तीसरा खा रहा है, उसको चौथा खा रहा है, चौथा को पांचवा खा रहा है, पांचवा को फिर पहला खा रहा है। तो इसमें क्या होता है, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो ये एक चेन में नहीं होता है, ये एक नेट की तरह होता है। तो जब फूड चेन एक नेटवर्क की तरह हो जाए तो उस फूड चेन को फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वेब। जैसे यहां पे देखिए, इसको खाने वाला ये रेबिट भी है और ये चूहा भी है, रैट ना। इसको ये जो स्नेक है इसको खाने वाला ये ईगल भी है और ये फॉक्स भी है। ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब फूड चेन का एक नेटवर्क हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। इसमें बहुत सारा चेन बन जाएगा, एक ये चेन बन जाएगा, एक ये चेन बन जाएगा, हाँ एक ये चेन बन जाएगा। तो चेन बहुत सारा हो, चेन का एक नेटवर्क हो तो उसको फूड वेब बोलते हैं। ठीक है। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, स्टेप्स इन ए फूड चेन वेयर ईच ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी। ठीक है। तो फूड चेन में वह स्टेप जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। मतलब किस ऑर्गेनिज्म को कितना एनर्जी मिला। ठीक है। तो फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म को कितना एनर्जी मिला उसी को बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल्स। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल्स। किसी फूड चेन में किस ऑर्गेनिज्म को कितना एनर्जी मिला, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। क्लियर है। चलिए, ट्रॉपिक लेवल्स आपको याद रखना है, 4 होता है, 4 टाइप्स। एक होता है प्रोड्यूसर, जो प्लांट्स होता है ना, जो प्लांट्स होता है उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये ले नहीं रहा है, दे रहा है। उसके बाद इसको जो खाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे ग्रास को कौन खा रहा है, रेबिट खा रहा है। तो ग्रास हो गया आपका प्रोड्यूसर और रेबिट हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। फिर रेबिट को कौन खा रहा है, रेबिट को खाएगा लायन खाएगा या लियोपार्ड खाएगा। तो लियोपार्ड क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है, ये दोनों एनिमल ही होगा, याद रखिएगा। ये हो गया आपका प्लांट और ये दोनों क्या होगा, एनिमल। एक छोटा एनिमल और एक बड़ा एनिमल। ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसको बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे जो प्लांट्स हो गया आपका, वो हो गया आपका प्रोड्यूसर, उसको जो खाता है, रैबिट्स हो गया, वो क्या होगा आपका, हर्बीवोर्स होगा, शाकाहारी होगा। ठीक है। फिर इसको जो खाएगा वो मांसाहारी होगा, लेकिन छोटका मांसाहारी होगा, उसको बोलेंगे स्मॉल कार्निवोर्स। और छोटका मांसाहारी को, स्मॉल कार्निवोर्स को जो खाएगा उसको क्या बोलेंगे, लार्ज कार्निवोर्स। क्लियर है। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, ग्रास को कौन खाता है भैया, ग्रास को प्लांट्स, प्लांट्स को कौन खा रहा है, हेयर खा रहा है। तो हेयर आपका क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जो हर्बीवोर्स होता है। अब हेयर को खाने वाला छोटा फॉक्स होगा या डॉग हो सकता है ना, डॉग हो गया मान लीजिए। तो डॉग क्या हो गया आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फिर डॉग को खाने वाला कौन है, टाइगर हो सकता है, ठीक है, लायन हो सकता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर आपका हो जाएगा प्लांट, उसको जो हर्बीवोर्स खाता है, डियर हो गया, डियर हो गया, हेयर हो गया, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाता है वो टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो ये तीनों का तीनों जो होगा आपको याद रखिएगा, ये क्या होगा, एनिमल होगा। प्रोड्यूसर प्लांट्स, और जो कंज्यूमर है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कहां से कर रहा है, तो पूरा एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन है, सन है। सन से ही तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो सनलाइट का एनर्जी गया प्लांट्स में, प्लांट्स का एनर्जी गया हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स का एनर्जी गया कार्निवोर्स में, और कार्निवोर्स को जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया ना, चाहे हम लोग हो गए, हम लोग भी तो चिकन मटन खा रहे हैं ना, तो हम लोग भी क्या हो गए, कार्निवोर्स हो गए। तो हम लोगों को ना जब डेथ होगा या इस तरह कहीं गिर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के बॉडी को डिकम्पोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर बोलेंगे। तो ये चेन याद रखिएगा, सनलाइट से एनर्जी गया प्लांट्स में, प्लांट से एनर्जी गया हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, और कार्निवोर्स से एनर्जी गया किसमें, डिकम्पोजर में, और बाकी जो बचा था उसको मिट्टी में मिला दिया, जहां से आए थे वहीं पे चले गए।
ये सिस्टम याद रखिएगा। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म प्लेज ए रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना रोल होता है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। हम लोग को क्या लगता है भैया गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, क्योंकि उससे उस ऑर्गेनिज्म से बाकी भी ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक डिस्टर्ब होगा तो वह दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। जैसे हम लोग फिश वाले केस में देख लिए, जहां पे फिश था वहां पे फ्लावरिंग था, जहां पे फिश नहीं था जिस पॉन्ड में वहां पे फ्लावरिंग नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रॉफिक लेवल का जो एनर्जी है, ये जो पिरामिड बनाया गया है, हाँ, नीचे से एनर्जी क्या हो रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, ठीक है। ये पिरामिड याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट हैपेंस टू वेस्ट इन नेचर। ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं वेस्ट कैसे खत्म होता है। तो देखिए वेस्ट को खत्म करता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है भैया? तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या डिकेइंग मैटर पर, जो चीज डेड कर जाता है उसको ये सड़ा के गला के उसको तोड़ ताड़ के उससे क्या करते हैं अपना फूड लेते हैं, बाकी को वो मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स आया था ऑर्गेनिज्म में, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स वापस चला गया कहां पर? सॉइल में। तो ये डिकम्पोजर जो होता है बहुत बड़ा काम करते हैं, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स था वापस उसको सॉइल में ला दिए। दूसरा, एनवायरनमेंट को भी साफ कर दिए, जो कचरा था, जो डेड बॉडीज था, जो सड़ा गला चीज था उसको भी साफ कर दिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लेते हैं डेड बॉडी से, डिकेइंग बॉडी से, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं। इसी को हम लोग सेप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं, डिकम्पोजर को। जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया होता है, ये दोनों बहुत मेन है, ठीक है। तो फंगी और बैक्टीरिया, उसी तरह बीटल्स हो गया, फ्लाइज हो गया, ये सभी डेड बॉडीज को फीड करते हैं, खाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो फंगी और बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स को और एनिमल्स का जो डेड बॉडी होता है उसको तोड़ के, ब्रेक डाउन करके, उसको डिकम्पोज करके छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। क्यों करते हैं भैया? दो काम हो जाता है। वो तो बहुत छोटे हैं तो बड़ा बॉडी को कैसे खाएंगे? तो उसको पहले इंजाइम डाल के, इंजाइम उस पर डाल के सड़ाते हैं, गलाते हैं, छोटा छोटा करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लेते हैं, फीडिंग करते हैं, और बाकी जो होता है धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस मिल जाता है। सॉइल से प्लांट्स में आया, प्लांट से हम लोग में आया, हम लोग का फिर वापस चले गए मिट्टी में, और मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स था सॉइल का वो वापस आ गया। इसीलिए बोला गया है दुनिया गोल है, हाँ, जो कीजिएगा वो पाइएगा, रिवर्स। तो इसका इंपोर्टेंस क्या है? इससे भैया एनवायरनमेंट क्या हो गया? क्लीन हो गया। रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लिए थे सॉइल में वापस चला गया। मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल, और न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल है, जो रिपीटेशन है, वो क्या रहा? बैलेंस रहा। तो की आइडिया ध्यान रखिएगा, इन नेचर नथिंग इज वेस्टेड। नेचर ऐसा सिस्टमेटिक है, इतना बेस्ट तरीका से अरेंज है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता है। नेचर का एक इकोसिस्टम है, बहुत बैलेंस्ड वे में काम करता है, और यहाँ पे कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता है, सबका रिसाइकल हो जाता है ना। हम लोग थोड़ा सा जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर भी नेचर का ऐसा इकोसिस्टम है जो सभी चीजों को बैलेंस रखता है, और कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता है। नेचुरल रिसाइकलिंग का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मशरूम हो गया। मशरूम हम लोग देखते हैं ना, क्या है? फंगी है ना। तो ये जो डेड प्लांट्स होते हैं, या भूसा उसा कहीं पे हो, गोबर हो, दीवार वाल पे, ये क्या करते हैं? उग जाते हैं, और वहां से उनको फूड मिलने लगता है। बीटल्स हो गया, फ्लाइज हो गया, ये एलिफेंट का जो डंग होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, और वहां से वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे
जो माइग्रेटरी बर्ड्स होता है ना, ये बर्ड्स जो होता है ठंडा के दिनों में खूब आता है, ठीक है। रोल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, बाहर से, ठीक है, अलग अलग कंट्री से, बहुत दूर से बहुत सारे बर्ड्स हम लोगों के देश में बहुत जगह पे आते हैं। ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू इंडिया एवरी ईयर, तो थाउजेंड्स किलोमीटर क्रॉस करके ये हमारे देश में आते हैं। एस्केप हार्श क्लाइमेट्स एंड फाइंड फूड, फूड के तलाश में, तो वहां का जो क्लाइमेट्स होता है उस समय उनका फेवरेबल नहीं होता है, जिस कारण यहाँ पे वो चले आते हैं थाउजेंड्स किलोमीटर को क्रॉस करके। एक्ट एज ए पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स का भी काम करते हैं, और सीड को डिस्पर्स करने का भी, सीड को डिस्पर्स करने मतलब एक सीड को दूसरी जगह ले जाने का भी काम करते हैं। कारण किसी प्लांट्स का जो ग्रोथ है एक जगह तो होता ही है, दूसरे एरिया में भी उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। हेल्प फार्मर्स बाय कंट्रोलिंग पेस्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, फार्मर को भी हेल्प करते हैं इंसेक्ट को, पेस्ट को खाकर। तो ये पेस्ट और इंसेक्ट को खाते हैं, जिससे फार्मर को क्या होता है, हेल्प मिल जाता है। जैसे एक क्रेन का नाम है डिमोइसेल क्रेन, विजिट्स किशन विलेज जोधपुर राजस्थान एवरी विंटर, हर एक विंटर में ये जो क्रेन है वो चला आता है, कि वहां पे जो क्लाइमेट है ज्यादा कोल्ड हो जाता है, इस कारण वो गर्म वाले इलाके में आते हैं, ठीक है, तो वो राजस्थान में आ जाते हैं। हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर, यहाँ पे वही हम लोग बात किए, एक में अगर चेंज आएगा तो वो दूसरे को भी इफेक्ट करेगा। एक का डिस्टरबेंस मतलब नहीं है कि उसी का डिस्टरबेंस, एक का डिस्टरबेंस का मतलब है बाकियों में भी डिस्टरबेंस होगा, एक का डिस्टरबेंस मतलब दूसरे में भी वो डिस्टरबेंस आएगा। जैसे पॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं, पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन के कारण जो प्लांट्स है वो डाई करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी आएगा, लेस ऑक्सीजन होगा, लेस ऑक्सीजन होगा तो जो फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक स्पेसीज है, वो डाई करेंगे, जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा, इंसेक्ट इंक्रीज करेगा तो क्रॉप को डैमेज करेगा, क्रॉप का डैमेज होगा तो जो फार्मर है वो ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे उस इंसेक्ट को मारने के लिए, जिसकी वजह से जो सॉइल है ना, उसका जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक का इफेक्ट दूसरे को इफेक्ट करेगा, हम तो ध्यान रखिएगा, एक इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वही इफेक्ट हो रहा है, एक को इफेक्ट कर रहा है मतलब पूरे आप इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, केस स्टडी है इंडियन बुल फ्रॉग, तो ये जो बुल फ्रॉग है ना, जो बरसात के दिन में ढै 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 करता है, पूरा जो गला है पूरा फुला फुला के बोलता है ना, जैसे बरसात आएगा तो इसका साउंड आपको हर जगह सुनने को मिल जाता है। तो कुछ कारण था, फॉरेन में इसका डिमांड बढ़ गया था इसके लेग का, हो सकता है वो लोग लेग पीस ज्यादा खाता हो इसका। तो हेवी एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉग लेग्स इन द 1980s, तो 1980s में जो बुल फ्रॉग होता है उसका लेग्स का डिमांड बढ़ गया था, हो सकता है वो लोग ज्यादा लेग पीस, ठीक है, डिमांड करता हो या कुछ कारण होगा। फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन, फ्रॉग का जो पॉपुलेशन है घट गया, क्योंकि इसको काटना था, भाई पैर काटेंगे तो जिंदा थोड़ा रहेगा, पैर काट के उसको भेजना था, जिसकी वजह से इसका पॉपुलेशन कम हो गया, जिसके कारण जो पेस्ट पॉपुलेशन है, जो पेस्ट था, इंसेक्ट था, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो फार्मर थे वो ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे, ठीक है, जिसके कारण जो सॉइल है, वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो गया और सॉइल का कंडीशन खराब हो गया। फिर गवर्नमेंट समझ गया और इस पे बैन लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोग किसको इफेक्ट किए, फ्रॉग को इफेक्ट किए, और फ्रॉग जो है पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट है, और वो किसको डिस्टर्ब कर दिया, सॉइल को और वाटर को वो डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है फ्रॉग का जो लेग एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इंट्रैक्शन के टाइप्स, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। म्यूचुअल लीज, म्यूचुअल लीज मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे डिपेंड हो, मतलब ए से बी का भी फायदा हो और बी से ए का भी फायदा हो, ठीक है, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, दोनों का फायदा होना चाहिए। जैसे बी हो गया, फ्लावर हो गया, बी को वहां से खाना मिल गया, नेक्टर मिल गया फ्लावर से, और फ्लावर का क्या हो गया भैया, रिप्रोडक्शन हो गया, पोलिनेशन हो गया, दोनों का काम बन गया। कॉम्बिनेशनलिज्म में,
कमेंसलिज्म का मतलब होता है वन बेनिफिट्स अदर अनएफेक्टेड, मतलब एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान नहीं होगा। जैसे ऑर्चिड ऑन ट्री, ऑर्चिड का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो किसी ट्री पे उग जाता है, उसके न्यूट्रिएंट से थोड़ा सा चोरी वोरी करके इसका भी ग्रोथ हो जाता है। तो उस प्लांट्स को भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट दे दिया और ऑर्चिड जो प्लांट्स है उसका भी ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे एक को फायदा हुआ, दूसरे को घाटा नहीं हुआ ना। उसी तरह जोक वोक जो होता है, या जो क्या बोलते हैं, जुई जो बोलते हैं, सरोर में होता है, यही रिलेशन हो गया। वो हम लोगों का थोड़ा सा खून चूस लेता है, मच्छर हो गया थोड़ा सा खून चूस लेता है, लेकिन हम लोगों को ज्यादा हार्म नहीं करता। एक होता है आपका पैरासिटिज्म, ये क्या होता है, इसमें एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान हो, ठीक है, दूसरे को डैमेज करके वो अपना फूड लेता है। जैसे टिक ऑन डॉग, डॉग पे भी कुछ कीड़े होते हैं, उसके स्किन पे आ जाते हैं, जो उसके खून को चूसते हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन है आपका, एक को फायदा हुआ एक को नुकसान हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरासिटिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपका डायग्राम भी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। जैसे ये दोनों का रिलेशन हो गया आपका म्यूचुअलिज्म, ये दोनों का रिलेशन हो गया कॉमेंसलिज्म, और ये दोनों का रिलेशन हो गया आपका पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे कंपटीशन है भैया, ऑर्गेनिज्म का कंपटीशन है फूड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए, हाँ, और सभी एक दूसरे को बैलेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब इकोसिस्टम का क्या क्या बेनिफिट्स है भैया, इकोसिस्टम हम लोगों को क्या क्या सर्विस देता है, क्लीन एयर देता है, वाटर देता है, फूड देता है, मेडिसिन देता है, टिम्बर देता है, फाइबर्स देता है, क्लाइमेट को यह रेगुलेट करता है, ठीक है, और ब्यूटी जो होता है इन्वायरमेंट का उसको बनाए रखता है। थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हैं, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन होगा तो इकोसिस्टम क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, पॉल्यूशन के कारण अनबैलेंस हो जाएगा, हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इन्वेसिव स्पेसीज, जो भी स्पेसीज है उनका जो घर है वो खत्म हो जाएगा, उनका जो फूड है वो खत्म हो जाएगा, उनका जो शेल्टर है वो खत्म हो जाएगा। कब, जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तब। जैसे एक केस स्टडी है, 10 सुंदर बांध, ठीक है, तो सुंदर बांध जो है वह एरिया है, वह डेल्टा एरिया है ना, डेल्टा एरिया समझते हैं ना, यहाँ पे दो नदी के मिलने से जो डेल्टा बनता है उसी को सुंदर बांध बोलते हैं। कौन कौन नदी है, एक गंगा है और एक जमुना, तो गंगा और जमुना के मिलने से जो डेल्टा बनता है उसी को सुंदरबान डेल्टा बोलते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा है ये। और यह किस किस देश में है, जो एक नदी है हम लोग का, हाँ, अपने में है, और एक का कुछ पार्ट बांग्लादेश में है। अब यह जो एरिया है सुंदरबान वाला, यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लांट्स का ग्रोथ होता है। अब यह जो इलाका होता है ना, दलदली होता है, दलदल टाइप का होता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा जंगल है। प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम स्टॉर्म, फ्लड्स एंड एब्जॉर्ब CO2, ये CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट्स है तो CO2 को ऑब्जर्व करेगा ही, फ्लड्स नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये क्या है, वाटर बॉडीज के कोस्टल एरिया में है, वाटर बॉडीज के आसपास है ना, आंधी से बचाते हैं। हैबिटेट फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो अब खत्म होने वाले हैं उनका ये क्या है, शेल्टर है, घर है। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है ना, ये भी अब लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी यह अभी शेल्टर दे रहा है। तो अगर ये पूरा सुंदरबन डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहां का इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। थ्रेट्स, कटिंग मैनग्रोव्स, भैया थ्रेट्स क्या है, जो मैनग्रोव्स है, मैनग्रोव्स याद रखिएगा, सुंदरबान एरिया में जो जो प्लांट्स होते हैं उसी को हम लोग मैनग्रोव्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैनग्रोव जो प्लांट्स होते हैं ना, वो दलदली वाले इलाकों में उनका ग्रोथ होता है। तो ट्रीज ग्रोइंग इन मडी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज एंड सल्टी कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो जो मडी एरियाज में कीचड़ वाला जो इलाका है, दलदली वाला जो इलाका है, समुद्र के किनारे जो इलाका है साल्टी वाला, वहां पे इनका ग्रोथ होता है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं मैनग्रोव प्लांट्स।
इलीगल हंटिंग हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सीवेज उधर से जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये इकोसिस्टम बिगड़ेगा तो सारे तो जितना भी स्पेसीज है उनका जो शेल्टर है, उनका जो खाना है, उनका जो सिस्टम है रहने का, वो सब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ एरिया को क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया है, ताकि वहां पे कोई भी ह्यूमन जो है इंटरफेयर नहीं कर सके। जैसे कुछ कुछ नाम याद रखिएगा, इस सभी का नाम याद करना जरूरी नहीं है, जो बता देते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, याद रखिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद एक और आपको याद रखना है चिल्का लेक जो है वो कहां पे, उड़ीसा। ये तीनों इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी को भी एक नजर आप देख लीजिएगा। अब इकोसिस्टम एक तो नेचर ने बनाया है, कुछ ऐसा भी इकोसिस्टम है जो हम लोग बनाए हैं ना, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो गया, फिश पॉन्ड्स हो गया, पार्क्स हो गया, गार्डन्स हो गया, जूज हो गया, ये सारे जो इकोसिस्टम है वो हम लोग बनाए, दैट इज कॉल्ड मैन मेड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम अगर हेल्दी होगा, अच्छा होगा, तो सब लोग सस्टेन करेंगे ना। अब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ, ठीक है, 1950, ठीक है, उसके आसपास अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो प्रोडक्शन था अनाज का काफी कम था, जिसकी वजह से देश में जो था भूखमरी जैसा हालात था। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारा चेंज किया गया, फर्टिलाइजर का यूज किया गया ना, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है बढ़ गया, बहुत सारा चेंजिंग हम लोग किए, जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इसके कारण जो सॉइल पे है बहुत सारा इफेक्ट पड़ा, बैड इफेक्ट। ठीक है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो गया, वाटर का पॉल्यूशन हो गया, और जो बायोडाइवर्सिटी था उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम लोगों को जो फार्मिंग करना है, एक ऐसा फार्मिंग जो लंबे समय तक चले, इन्वायरमेंट को कम इफेक्ट करे, उसका बैड इफेक्ट कम हो, कि ऐसा हम फार्मिंग करें जिससे प्रोडक्शन तो बढ़ जाए लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा वो बैड इफेक्ट दे। ऐसा तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक दिन का तो दुनिया है नहीं, दुनिया तो लंबा है ना। तो लंबे सस्टेन के लिए हम लोगों को जो फार्मिंग करना पड़ेगा, ऐसा फार्मिंग जो क्या हो, ऑर्गेनिक हो, जिससे इन्वायरमेंट पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़े, या पड़े भी तो कम से कम पड़े। तो प्रॉब्लम्स विद अनसस्टेनेबल फार्मिंग, अनसस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब हो गया ऐसा फार्मिंग जिसका बैड इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। तो अनसस्टेनेबल फार्मिंग मतलब जिसका बैड इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। सॉइल फर्टिलिटी का लॉस हो जाएगा अगर हम इस तरह का फार्मिंग करेंगे, जहां पे पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करेंगे, फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करेंगे, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, रिड्यूस बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स है, जो फायदे वाले माइक्रोब्स है, उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स रेसिस्टेंट पेस्ट, तो ऐसे पेस्ट हो जाएंगे जिन पे वो दवा काम नहीं करेगा, मतलब वो रेसिस्ट करेंगे। लॉस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स, जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, मतलब जो जानवर दूसरे जानवरों को खाता है, उनमें कमी आ जाएगा। वाटर का पॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम अनसस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं तो इन्वायरमेंट को बहुत सारा लॉस होगा, बहुत सारा उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं, ऐसा फार्मिंग करते हैं जिससे इन्वायरमेंट पर न के बराबर बैड इफेक्ट पड़े, इन्वायरमेंट का कोई लॉस नहीं हो। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक खाद का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, क्रॉप को रोटेट करके हम लगाएंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, कम केमिकल का यूज करेंगे, ज्यादा सिर्फ प्रोडक्शन का हम ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा प्रोडक्शन कमी हो लेकिन बाकी चीज जो है मेंटेन रहे, वाटर का कंजर्वेशन हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हो, तो बिना पेस्टिसाइड्स का अगर हम नेचुरल तरीके से पेस्ट को रोक सकें, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं। ऐसा फार्मिंग जिसका लाइफ जो होगा लॉन्ग होगा और उसका एनवायरनमेंट पे बहुत ही कम बैड इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है
तो आप जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।